मोल ऑक्सीजन 2 मोल NO बना रहे हैं साहब। ठीक है, तो यहां भी समझ आएगा कि 2 मोल लुप्त हो रहे हैं तो 2 मोल बन रहे हैं। चलो जी, अब यहां देखो, आगे देख लीजिए बेटा, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन अभिक्रिया करके 2 मोल अमोनिया बना रहे। ये समझ में नहीं आया कि 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन अभिक्रिया करके 2 मोल अमोनिया कैसे बना रहे हैं। तो अब यहां पे पता चल रहा है कि यहाँ तो 4 मोल घट रहे हैं या 2 ही मोल बन रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमें रस समीकरण मिति की आवश्यकता पड़ती है। बस मेरे बेटा, इस कंडीशन में हमें रस समीकरण मिति स्टाइक्योमेट्रिक की जरूरत पड़ती है। अब यहां मैं बोलूं कि 1 मोल नाइट्रोजन के घटने की दर 3 मोल हाइड्रोजन के घटने की दर 2 मोल अमोनिया के बनने की दर के बराबर है, तो ये तो बैलेंस ही नहीं हुआ। 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 2। तो अब इसको बराबर करते हैं, है ना। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि अभिकारकों और उत्पादों के मोल को उनके मोलों की संख्या से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करना मैं पहले आपको बता देता हूं, ठीक है। और एक रस समीकरण मिति के अनुसार समीकरण लिखकर भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, समझा देता हूं, ठीक है। सामने देखो, यहाँ पे ये A मोल A के B मोल B के अभिक्रिया करके C मोल C के और D मोल D के बना रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे। हमें इसको लिखना कैसे, अगर मैं अभिक्रिया वेग की बात करूं तो -D उसकी मैं बात करूं तो ये dA/dt है ना। A की सांद्रता माना कि dA है और उसका सांद्रता परिवर्तन में लगा समय क्या है, dt है। ओके, बराबर माइनस dB/dt हो जाएगा। एक मिनट, फोन आ गया था ना। अच्छा, अब देखो, अब मैं इसको रस समीकरण मिति के अनुसार यहां पे रख देता हूं, -1/8 dA/dt, यानी का मोलों की संख्या का भाग दे देते हैं 1 से, ठीक है। भाग दे रहे मैंने इसमें, बराबर -1/b dB/dt बराबर +1/c dC/dt बराबर +1/d dD/dt, ठीक है। आगे आपको ये बात समझ में, तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे स्टाइक्योमेट्रिक रस समीकरण मिति का, ठीक है। तो रस समीकरण मिति क्या होती है, आपको पता है कि यहाँ पे रासायनिक बल गतिकी के अंदर अभिकारकों के घटने की दर उत्पादों के बनने की दर दोनों बराबर होती है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि A अभिकारक है और B उत्पाद है, ठीक है। तो प्रारंभ में केवल अभिकारक होते हैं बेटा, उत्पाद तो अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं। तो अभिकारक माना कि 100% है तो ये 0%। जैसे जैसे अभिक्रिया प्रारंभ होगी और मान लो ये 10% बन गया तो कितना बचेगा, 90%। 30 बन गया तो कितना बचेगा, 70%। आधा बन गया तो कितना बचेगा, 50%। और मान लो अगर ये 70% बन गया तो कितना बचा, 30%। और ये पूरा बन गया तो कितना बचा, 0%। इसका मतलब क्या हुआ, जो आप ये देख रहे हो ये क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के विलुप्त होने की दर उत्पादों के बनने की दर के बराबर होती है, ठीक है। अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों के घटने की दर उत्पादों के बनने की दर के बराबर होती है, लेकिन बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं में ऐसे देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम यहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक या रस समीकरण मिति के अनुसार उसको बैलेंस करते हैं या बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए हम करते क्या है बेटा, उसके मोलों की संख्या का भाग लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि A मोल A के B मोल B के अभिक्रिया करके C मोल C के वो D मोल D के बना रहे हैं, ठीक है। तो स्टाइक्योमेट्रिक के अनुसार मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर A का वेग -1/A, A की सांद्रता और सांद्रता परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दोबारा इसकी यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा, ये -1/B, B की सांद्रता और सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं C की, तो C के लिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये देखिए बराबर +1/C, C की सांद्रता और सांद्रता परिवर्तन में
लगा समय। और अगर मैं डी की बात करूंगा तो प्लस 1/d, डी की सांद्रता और सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। इस तरह से मैं इसको डिनोट करूंगा, दर्शाऊंगा। ठीक है, अब यहां देखिए मैं एक चीज लिख रहा हूं, यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहा हूं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन अभिक्रिया करके 2 मोल अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो अब इस केस में मैं कैसे कह सकता हूं इसमें कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है। तो ये बैलेंस नहीं है। समझ में आया कि यहाँ तो अभिकार के तो 4 मोल है, उत्पाद के 2 ही मोल है। तो इस केस में, इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को ऐसे लिखते हैं प्लस 1/1, ठीक है, नाइट्रोजन की सांद्रता और सांद्रता परिवर्तन में लगा समय, या 1 लिख सकता हूं मैं, है ना, बराबर, सॉरी माइनस आएगा बेटा, है ना, बराबर -1/3 हाइड्रोजन की सांद्रता और सांद्रता परिवर्तन में लगने वाला समय। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बराबर +1/2 अमोनिया की सांद्रता और उस सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। अब यहाँ पे आपको साफ साफ यहाँ समझ में आ रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन और 1/3 हाइड्रोजन के घटने की दर आधा मोल अमोनिया के बनने की दर के बराबर होती है। इस तरह रासायनिक अभिक्रिया को डिनोट करना, दर्शाना या लिखना स्टोइकियोमेट्रिक या रस समीकरण मितीय कहलाती है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब देखिए, अब जब रस समीकरण नीति के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे वेग नियतांक और उसकी इकाइयों की, है ना, या वेग नियतांक की इकाइयां। तो पहले मैं अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक की बात कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बेटा अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिक्रिया वेग व वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक को हम वेग व्यंजक भी बोलते हैं, वेग नियतांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें पता है, क्या पता है कि वेग क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन और उस परिवर्तन में लगने वाला समय अभिक्रिया का वेग कहलाता है। और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये एक अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहा है, तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग उस अभिकारक की सांद्रता के या अभिकारक उत्पादों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, वेग समानुपाती सांद्रता, ठीक है, और सांद्रता किसकी, जो अभिकारक है एक ही सांद्रता। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेग dA/dt, ठीक है, बराबर के एक ही सांद्रता। अब देखो के को हम बोलते हैं के बराबर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अगर कोई आपसे यहाँ पे परिभाषा पूछे, डेफिनेशन पूछे, तो हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगर मान लो एक ही सांद्रता इकाई हो, एक हो, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया का वेग उस वेग स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, अगर सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बड़े ही आराम से। ठीक है ना। अब हम यहां पे बात करेंगे वेग स्थिरांक की इकाइयां। ठीक है, वेग स्थिरांक की इकाइयां। देखो इकाइयों को पढ़ने से पहले बेटा हमें कोटि, इसके बाद वाला टॉपिक मेरा कोटि है ना, तो कोटि के बाद फिर मैं आपको यहाँ पे वेग स्थिरांक की इकाइयां भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे कोटि समझाता हूँ थोड़ी सी, और फिर हम यहाँ पे बात करेंगे वेग स्थिरांक की इकाइयों की। ठीक है, तो यहाँ पे कोटि की बात कर लेते हैं, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। ठीक है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके। कोटि क्या होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। बहुत लंबी होगी, बच्चे बोलते सर ये क्या है, कितनी लंबी है लिखा, तो ये रियल डेफिनेशन नहीं है, दूसरी ओर समझो। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता की घातांकों का योग। ठीक है, अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता की घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। देखते हैं बेटा, ये देखो A मोल A के और B मोल B के अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं साहब। ठीक है, तो
अगर हम इसको वेग नियम के अनुसार लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे बेटा? वेग समानुपाती ए की सांद्रता मोलों की संख्या बी की सांद्रता मोलों की संख्या, या ऐसे लिख दूं वेग बराबर वेग नियतांक ए के मोलों की संख्या और बी के मोलों की संख्या। तो मैंने अभी भी आपको क्या बोला? सांद्रता की घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोटि क्या हो जाएगी? ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी को बी क्या हो जाएगी? अभिक्रिया की सांद्रता, वो अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यही टॉपिक अभी और आने वाला है, लेकिन मैं यूनिट्स के बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है बेटा, देख लीजिए एक बार इसको। चलो, अब यहां पे हम इकाई निकालेंगे, यूनिट्स, है ना, ऑफ रेट कांस्टेंट या इकाइयां, है ना। इसकी हम यहाँ पे इकाइयों की बात कर लेते हैं। तो देखो, कोटि अलग अलग होती है, शून्य कोटि के अभिक्रिया, प्रथम कोटि के अभिक्रिया, द्वितीय कोटि के अभिक्रिया, और उन्हीं के लिए हम वेग नियतांक की बात करेंगे और उसकी इकाइयों की बात करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला है वेग बराबर वेग स्थिरांक, है ना, और फिर ये किसी भी घटक और उसकी सांद्रता, उस घटक की अभिकार की सांद्रता के बारे में बात करेंगे। तो के बारे में बात करूंगा मैं, तो क्या होगा बेटा? वेग बटा सांद्रता आ जाएगा, उस घटक की सांद्रता। अच्छा, आपको पता है वेग क्या होता है? वेग होता है मोल पर लीटर, या ऐसा लिख दूं, वेग बराबर क्या होता है? सांद्रता बटा समय, है ना, सांद्रता बटा समय। अच्छा, सांद्रता की इकाई क्या होती है बेटा? सांद्रता मोल पर लीटर, या मोल इंटू लीटर इनवर्स लिख दूं। बस यही चीजें ध्यान रखनी है, और उसी के आधार पर हमें यहाँ पे यूनिट्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं तीनों की ही बात करूंगा, इसमें आ जाएगा पूरा। चलो भाई, पहला है शून्य कोटि के लिए, है ना, शून्य कोटि। शून्य कोटि क्या होगी? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकार की शून्य घात, अभिकारों की घात शून्य हो, ये शून्य घात पर निर्भर करता है। तो साहब हम निकाल लेते हैं बेटा, सामने देखो, ये वेग बराबर वेग स्थिरांक इंटू ये ए की सांद्रता कितनी हो जाएगी? शून्य, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। हम सब जानते हैं कि जिसकी घात शून्य होती है उसका मान इकाई हो जाता है। तो के बराबर क्या हो जाएगा? यहां पे सांद्रता बटा समय हो गया बेटा, सांद्रता बटा समय। तो सांद्रता की इकाई क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। तो मोल लीटर इनवर्स समय का सेकंड इनवर्स, ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई, यूनिट। बात समझ में आई? चलो जी, अब हम यहां पे थोड़ा सा कम करते हैं। अब हम यहां पे बात करते हैं प्रथम कोटि के लिए, है ना, प्रथम कोटि की इकाई, फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। देखना बेटा सामने, ये कोई अभिक्रिया है जो प्रथम कोटि की है, इसके लिए हम वेग समीकरण लिख देते हैं। तो वेग बराबर के और ए की सांद्रता की घात 1, और के बराबर ऐसा लिख सकता हूं बेटा मैं, देखो के बराबर ऐसा लिख सकता हूं, सांद्रता ए की सांद्रता बटा वेग। हाँ, तो वेग क्या होता है? सांद्रता बटा समय। तो ऐसा लिख दूं बेटा मैं, सांद्रता अपॉन सांद्रता बटा समय। तो समय ऊपर चला जाएगा क्या? सांद्रता से सांद्रता कैंसिल। तो इस केस में क्या होगा? देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी? सेकंड इनवर्स, या आप लिख दो समय इनवर्स। ठीक है बेटा, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के की इकाई है जो आपके सामने है। अब हम यहां पे लास्ट निकालेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, द्वितीय कोटि। ठीक है, तो द्वितीय कोटि के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि यहां ए से उत्पाद बन रहा है, ठीक है, इसकी घात 2 होगी क्योंकि द्वितीय कोटि की है। तो ऐसा लिखूंगा बेटा, V बराबर के और ए की सांद्रता की घात 2। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? के बराबर मेरे पास क्या जाएगा? सांद्रता का स्क्वायर बटा वेग। वेग को सीधा लिख रहा हूं आपके सामने, सांद्रता नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, है ना। इसको मैं के बराबर ऐसा लिखूंगा, सांद्रता
का स्क्वायर और यहाँ पे सांद्रता इंटू समय। ठीक है, सांद्रता इंटू समय। एक सांद्रता से एक सांद्रता काट दो तो देखिए अब क्या आएगा, यहाँ पे सांद्रता की क्या होती है, मोल पर लीटर। तो मोल ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ये हो गई हमारे पास किसकी इकाई, द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। अब सब आपके सामने है, बड़े आराम से आप इनको देखिए, लिखिए और समझ में आएगी आपको सारी की सारी बात। आगे का मेरा जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्याता। ठीक है, तो कोटि क्या होती है, अणु संख्याता क्या होती है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में यहाँ लिखूंगा और उसके बाद समझना आप कि इसकी कोटि क्या होगी। कोटि निकालना आना चाहिए, डेफिनेशन कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप देख के पहचान लो कि कोटि शून्य है, प्रथम है, द्वितीय है, ठीक है, या प्रथम छद्म एकाणु अभिक्रिया है, यदि इसकी कोटि है, तब जाके अच्छा लगता है कि हाँ कुछ सीखा है हमने कुछ सिखा दिया आपको। ठीक है, तो ऑर्डर और अणु संख्याता। ऑर्डर मतलब कोटि। कोटि क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता की घातांकों का योग, या रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता की घातांकों का योग, या फिर सबसे अच्छी परिभाषा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में, सुनना ये भी, वेग निर्धारक पद में अभिकारकों की सांद्रता की घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अणु संख्याता, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की अणु संख्याता कहते हैं। अब देखिए मैं सीधा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं। सपोज कीजिए हम पढ़ा रहे हैं और हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं। ठीक है, तो 50 बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन माना कि समझ में 25 को आ रहा है, तो दिमाग तो केवल 25 का ही चल रहा है, 25 का तो चल ही नहीं रहा। समझा ये बात। तो हमारी जो ऑर्डर जो कोटि होगी वो तो 25 होगी, लेकिन जो अणु संख्याता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कितना हो गए, 50 हो गए। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन।